Hello, welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about some of the most important judgments or rulings given by the Supreme Court in the year 2023. So as we are approaching towards the end of the year, it is important to look into some of the most landmark judgments that has been given by the Supreme Court of India over the years. So the source of today's discussion belongs to the Indian Express. So without any further delay, let us begin today's discussion. So this year was marked by several landmark Supreme Court verdicts, okay, as the apex court adjudicated on the contentious long-term issues of same-sex marriage, आर्टिकल 370, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, ये सारी चीज़ आपने देखा होगा कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर भी लोगों ने क्या किया था, अप्लाई किया था कि हम लोगों को जो भी होमोसेक्सुअल कपल हैं दे शुड बी गिवन सेम सेक्स मैरिज का राइट देना चाहिए। तो उस पर बात हुई। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शिवसेना का सरकार था। फिर शिवसेना के सरकार में से क्या हो गया, बहुत सारे एमएलए जो हैं वो लोग बाहर निकल गए और दे अनाउंस्ड कि हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। फिर शिवसेना तोड़ के दो अलग अलग पार्टी बन गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट का राय आया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये देखने के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो ये जजमेंट है इसके वजह से ये हेल्प होगा कि जो डिफेक्शन की पॉलिटिक्स है शायद उसमें एक एंड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उम्मीदें थी विथ रेस्पेक्ट टू महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। उसके अलावा क्या है, अगर हम लोग 2023 जब शुरू हुआ उस टाइम हम लोग क्या देखते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विच अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 2016 डिमोनेटाइजेशन स्कीम। 2016 में आपको याद होगा कि नवंबर 8 तारीख था, नवंबर 8 तारीख रात को 8 बजे, ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे टेलीविज़न में आते हैं और बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से जो आपका 500 रुपीज़ हैं और जो 1000 रुपये का जो नोट है, दिस आर नॉट लीगल टेंडर्स एनी मोर। तो ये लीगल टेंडर्स नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां होगी, डिफ़िकल्टी हुई, ठीक है। तो इसके चलते लोगों ने पीआईएल दर्ज किया कि ये जो डिमोनेटाइजेशन था ये इलीगल था और इस पे वर्डिक्ट आया सरकार का, ठीक है। उसके अलावा जो ईयर ख़त्म हुआ किस वजह से, जो मोदी जी के गवर्नमेंट जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेटहुड जो उनसे छीन लिया गया था, स्टेटहुड उनसे छीन लिया जाना और बाइफर्केट कर दिया स्टेट को, किस में, बाइफर्केटेड इनटू 2 यूटीज़, ठीक है, 2 यूटीज़। ये सारे जो चीज़ें हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये तमाम लहजे से, तमाम एंगल से दिस ईयर हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट दैट वी हैव टू लुक इनटू, ठीक है। तो मैं आपको जजमेंट्स का नाम बताऊंगा, इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में अगर जाना है, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Supreme Court upholds demonetization. So Supreme Court upholds demonetization. इसकी जब हम बात करते हैं, हमें उम्मीद था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं, लोगों को लग रहा था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, तो लोगों को मॉनेटरी लॉस भी हुआ, बहुत सारे लोग एटीएम के लाइन में अपनी जान दे दिया। तो इसमें उम्मीद था कि इस पे कुछ एक अच्छा एक वो आएगा, एज इन जो लोग इसका ये पीआईएल दर्ज किए थे उन लोगों का वो था, एक्सपेक्टेशन था कि ये डिमोनेटाइजेशन को रिवर्स किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि दैट द कंट्रोवर्शियल 2016 इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट अनलॉफुल। तो ये क्या नहीं था, इलीगल नहीं था। तो अगर इलीगल नहीं था तो बात खत्म। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो 5 जज बेंच था, ठीक है, 5 जज बेंच। तो एक बात याद रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में, ठीक है, एक बेंच में अगर 5 या फिर उससे ज़्यादा, अगर 5 से ज़्यादा अगर जजेस एक बेंच पे बैठ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो 5 जजेस की ये बेंच थी जिसमें है 4:1, 4 लोगों ने बोला कि ये अनलॉफुल नहीं था, एक व्यक्ति ने बोला कि ये अनलॉफुल था, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि वाइल जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर
बी आर गवाई, ए एस बोपन्ना और बी रामा सुब्रमण्यम, इन तमाम लोगों ने बोला कि जो ये वर्डिक्ट था ये लॉफुल था, लेकिन जस्टिस बी वी नागरत्ना इन्होंने बोला कि ये लॉफुल नहीं था, इट वॉज अनलॉफुल। ठीक है, डिसएग्रीड विद द रीजनिंग एंड कंक्लूजन इन द मेजोरिटी जजमेंट। तो ये इसकी अगर हम बात करें, द बेंच हेल्ड दैट द November 8, 2016 verdict or notification withdrawing the legal tender of those notes does not suffer from any flaws in the end in the decision making process। तो आप ये नहीं कह सकते ये जो आपका डिमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस था, डिमोनेटाइजेशन के लिए कोई मतलब इलीगल रूट अपनाया गया था, नहीं। दे प्रोपरली फॉलोड ए proper mechanism in order to bring this judgment, okay, bring this notification through from government's angle, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो ज़्यादातर जो मेंबर थे, ये चारों लोगों का ये पॉइंट था कि अपन पेरुजल ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द सेंट्रल बोर्ड हैड taken into consideration the relevant factors while recommending withdrawal of legal tender of the bank notes। तो बोले कि जब 500 और 1000 के नोट्स जब ये लोग इलीगल करार दे रहे थे, उस टाइम गवर्नमेंट ने अच्छा खासा क्या किया था, स्टडी किया था, अच्छा खासा रिसर्च किया था, और उसके बाद जाके ये डिसीजन लिया था। ये सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है, और इसको अगर आप और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहना पड़ेगा। 4:1 वर्डिक्ट था, और जो है ये नॉट अनलॉफुल करार दिया गया था। ठीक है, ये 2023 में आया। Similarly, all the relevant factors were placed before for consideration before the cabinet when it took the decisions to demonetize। तो बोलते हैं कि कैबिनेट के सामने ये सारे जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स और फाइंडिंग्स है, ये कैबिनेट के सामने रखा गया था, और उसके ऊपर बेस करके ही डिमोनेटाइजेशन को घोषित किया गया था। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट थिंग। ये आप देखिए नया 500 का नोट ऐसे दिखता है, लोग इस तरह से लाइन में खड़े थे। ये फ़ोटो हमने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है। तो ये लाइन में इस तरह से खड़े थे, और नए फ़ोटो एक व्यक्ति लेके अपना फ़ोटो खींच के डाल रहे कि देखिए नया फ़ोटो कैसा लगता है। तो बहुत कैओटिक माहौल हो गया था। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द डिमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट, कि उस पर कोर्ट का क्या कहना था। इससे भी ज़्यादा आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑन CEC एंड EC अपॉइंटमेंट। इसको लेकर हम लोग मार्च 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। क्या था ये? एक 5 जज बेंच के पास था, ये एक मामला चला गया था। 5 जज बेंच मतलब कि 2015 में एक व्यक्ति जिसका नाम है अनूप बरनवल, इन्होंने एक PIL दर्ज किया कि जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो है हमारे जो सरकार है, सरकार का बहुत बड़ा यहाँ पर हस्तक्षेप रहता है। सरकार सिर्फ उस तरह के लोगों को CEC और EC के तौर पे अपॉइंट करते हैं जो सरकार के करीबी होते हैं। तो ऐसे में ये जो CEC और EC है, ये जो बॉडी है, ये क्या होना पड़ेगा, दिस बॉडी हैज़ टू बी बाई पार्टीजन बोलो तो इम्पार्शियल होना पड़ेगा, है ना, बाई पार्टीजन होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये CEC और EC को सरकार अपॉइंट करती हैं, तो ये व्यक्ति नेसेसरीली सरकार के चाहिए लोग होते हैं। तो इसको लेकर ये PIL दर्ज किया था अनूप बरनवल ने। फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसको लिस्ट करके 2023 के मार्च 2 तारीख को हम लोग कहते थे, इन्होंने जजमेंट दिया stating that core values of the constitution including democracy and rule of law are being undermined. The Supreme Court on March 2nd ordered that the CEC and EC shall be appointed by a committee comprising the Prime Minister, Leader of Opposition and Leader of Opposition in the Lok Sabha and CEC। तो सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा कोर वैल्यू है, ठीक है, जो कोर वैल्यू है, या फिर जो हम लोग डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ये आइडिया बहुत हद तक एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। तो ये ज़रूरी है कि ECI की जो इंडिपेंडेंस वो बरकरार है। ECI जो है आपका मतलब पूरा उससे काम करें, मतलब विदाउट एनी फियर और फेवर के साथ काम करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको हम लोग क्या करें, किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस से बाहर रखें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये डेमोक्रेटिक जो आपका वैल्यू है उसके खिलाफ जा रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा कमेटी के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए। उस कमेटी में कौन कौन होगा, PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एक कमेटी की गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन दिस केस। ठीक है,
तो रूलिंग ऑन पिटिशन सीकिंग एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू अपॉइंट द CEC एंड ECs ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच प्रिजाइडेड ओवर बाई KM जोसेफ। इस बेंच को हेड कर रहे थे KM जोसेफ। Where no leader of opposition is available, the committee will include the leader of the largest opposition party in the Lok Sabha। तो बोले कि PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जो हम लोग कह सकते हैं CJI। आप मान लीजिए कि अगर लोकसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको मिनिमम 10% सीट्स होना पड़ेगा कहाँ पर, लोकसभा में। अगर मिनिमम 10% सीट्स की बात करें तो 545 में से अगर मिनिमम 10% सीट्स बोले तो कितना होना पड़ेगा, 55 होना पड़ेगा, 55 MP होना पड़ेगा एक पार्टी से, तभी उसको लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के पास 55 सीट्स भी नहीं है, तो वैसे में जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास रूलिंग पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के पास MP है, उस पार्टी के जो आपका पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अनदर मेंबर ऑफ दिस कमिटी। तो ये जो जजेस की जब ये जो बेंच की बात करते हैं, द बेंच also comprising Justice Ajay Rastogi, Aniruddha Bose, Rishikesh Roy and C.T. Ravi Kumar made it clear that this will be subject to any law to be made by the parliament। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने बोला कि जो हम लोग ये ऑब्जर्वेशन जजमेंट जो दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल है। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अनदर लॉ, पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अनदर लॉ, या तो इसको मान सकते हैं या फिर पार्लियामेंट लॉ भी ला सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने इफेक्टिवली इसके ऊपर लॉ लाया, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट की जो आपका जजमेंट था विथ रेस्पेक्ट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर, और ये क्या होता है, इसमें क्या चेंजेस लाए गए, उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अलाउज डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो अगर हम लोग बात करें कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब कि मैरिज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, और उसको चलाने के लिए दो जो बॉडी है, 2 सोल्स, ठीक है, 2 सोल्स का साथ में आना बेहद ज़रूरी है, एंड दे शुड वर्क इन मतलब हमेशा ये लोग साथ में कोऑपरेशन के साथ रहना पड़ेगा, तभी एक मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन वुड बी सक्सेसफुल। अगर आप मान लीजिए ये इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो ये दोनों व्यक्ति के बीच में एक ऐसा जगह पे पहुंच गया है जहाँ पर वो चीज़ें और सुधर नहीं सकता है, ठीक है। उस सिचुएशन को एक ग्राउंड माना गया है डिवोर्स के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैरिज एक दो व्यक्ति के बीच में रिलेशनशिप वहाँ तक पहुँच गया जहाँ से सुधरने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वैसे में डिवोर्स जो है हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन 30th April held that it could grant divorce on the grounds of irretrievable breakdown of marriage by invoking its special power under Article 32 of the Constitution। तो Article 32 of the Constitution की अगर हम बात करें, उसमें ये आर्टिकल 32 तो नहीं, आर्टिकल 142 होना चाहिए, ये रॉन्ग है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने का, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस करने का। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, 142 के अंदर तहत हमारे पास क्या है, स्पेशल पावर है। अगर ऐसे में कोई एक कपल आया और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा नहीं, बट ऐसा पॉइंट पर पहुंच गया है जहाँ पर 2 लोगों को साथ में रहना, एक छत के अंदर रहना मुश्किल है, तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट विल ग्रांट डिवोर्स टू दैट कपल, ठीक है। ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस S.K. कौल, संजीव खन्ना, A.S. ओका, विक्रम नाथ एंड J.K. महेश्वरी, ये लोग बोलते हैं कि सेड सच एन एक्सरसाइज, ये जो इस तरह से अगर डिवोर्स की बात करें तो सच एन एक्सरसाइज पावर विल नॉट कॉन्ट्रावीन द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो अगर ऐसे ग्राउंड पे अगर डिवोर्स दिया जा रहा है, ये मतलब पूरा विद इन द लॉ होगा, ये किसी भी तरीके से जो पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएगा। इट विल नॉट बी अनलॉफुल इन एनी केस, ठीक है, इट विल बी all within the sphere of law. So the court also held that it could waive the 6-month waiting period। तो बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि मैरिज वहाँ पहुँच गया जहाँ पर दोनों व्यक्ति के बीच में कुछ भी सुधार नहीं सकता है, वैसे में जो आपका डिवोर्स करने के लिए 2 कपल के बीच में जो 6 महीने की टाइम दिया जाता है, वो टाइम भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। विच इज़ मैंडेटरी बिफोर ए कपल कैन अप्रोच ए कोर्ट सीकिंग डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है। तो वो 6 महीने की टाइम भी हम लोग डन अवे कर सकते हैं इन केसेस जहाँ पर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। दिस कम्स ओनली
Days after, a two-judge bench of the court said that irretrievable breakdown of a marriage can be read as amounting to cruelty under the Hindu Marriage Act and can be ground for divorce. तो ऑलरेडी एक टू जज बेंच ने ये स्टेटमेंट दिया था, उसके 2 दिन बाद इसको क्या किया गया, आपका एक कितने जजेस की बेंच ने ये जजमेंट दिया, 1 2 3 4 5। तो जो 2 जज बेंच की जो बात है वो उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाएगा। जब 5 जज बेंच के आता है वो ज़्यादा सीरियसली लिया होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाता है ना। तो इसको, इस ग्राउंड को और ज़्यादा पुख्ता बना दिया विथ दिस जजमेंट। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑन शिवसेना वर्सेस शिवसेना फाइट। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया, 11 मई को इट हेल्ड दैट द महाराष्ट्र गवर्नर वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन द देन चीफ मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी इन द असेंबली ऑन 30 जुलाई June 30 last year, but refused to order status quo ante, saying that he resigned first and did not face the protest. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि रिफ्यूज टू ऑर्डर स्टेटस क्वो अंटे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आप मान लीजिए कि उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो कोई एक्स गवर्नर थे, उनका नाम हमारे लिए ज़रूर नहीं है। उस टाइम जो सीएम था वो कोई सीएम थे। तो सीएम ने, जो सीएम का पॉलिटिकल पार्टी वो शिवसेना है, ठीक है, शिवसेना है। और शिवसेना से क्या हो गया, आधे दर्जन, मतलब आधे जो वो है एमएलए हैं वो स्प्लिट हो गए, वो दूसरे लीडर के साथ वो छोड़ के चले गए। एंड दे क्लेम कि हम लोगों ने क्या किया है, शिवसेना एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग उसके तोड़ दिया है। जब तोड़ दिया है तो गवर्नर ने बोला, सीएम को बोला कि आप क्या करें, अपना मेजोरिटी प्रूव करें, मेजोरिटी प्रूव करें। तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट बोले कि गवर्नर को ये बात बोलना ही नहीं चाहिए था मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, पहली बात। तो बोला, तब लगा कि चलो अगर ये बात हुआ इसका मतलब ये है कि ये जो पहले सीएम था उनको वापस सीएम बनाया जाएगा। तो फिर दूसरे बात सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये जो सीएम है इन्होंने मेजोरिटी जजमेंट नहीं दिया। मेजोरिटी जजमेंट ना देने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने, जो सीएम है इन्होंने मेजोरिटी प्रूफ नहीं किया। मेजोरिटी प्रूफ ना करने के बावजूद इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द सीएम शुड नॉट हैव रिजाइन, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अब इनकी सरकार को दोबारा रीइंस्टेट करने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था विद रेस्पेक्ट टू शिवसेना वर्सेस शिवसेना फाइट। द वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड कॉम्प्राइज्ड ऑफ जस्टिसेस अमर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, PS नरसिम्हा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था विद रेस्पेक्ट टू शिवसेना। तो इन्होंने बोला कि सीएम को या तो मेजोरिटी टेस्ट करना चाहिए था, वो फ्लोर पे आते, उसके पहले उन्होंने रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। अगर रिज़ाइन नहीं करते तो हो सकता है हम उनके स्टेटस क्वो अंटे, मतलब उनका जो स्टेटस था, उनको जो सीएम का जो पद था, हो सकता है उसको वापस करवाया जा सकता था। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑन दिल्ली गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में हमेशा एक टसल लगी रहती है, ठीक है। वो क्या टसल है कि दिल्ली गवर्नमेंट का एलिगेशन रहता है कि हमारा जो राइट है, हमारा जो ऑटोनॉमी है, उसको क्या किया जाए, कर्टेल किया जा रहा है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर रिड्यूस करने की कोशिश करें तो हम जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, इसको हम लोग को क्या किया जा रहा है, हमारी जो मैंडेट है उसको मजाक उड़ाया जा रहा है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है। तो उस पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास अक्सर जाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ruled unanimously in favor of Delhi government on the issue of who controls the bureaucracy in the national capital। तो अब सबसे बड़ा सवाल आया था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। जो IAS IPS ऑफिसर जैसे होते हैं इनका हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी कौन कंट्रोल करेगा? तो जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ द मतलब एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोले थे, बोले नहीं, जो आपका ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की पावर हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे में ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जाहिर सी बात है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, LG के पास तो नहीं रहेगा। तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की जो पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। ये यूनियन में पाँचों के पाँचों जज का सेम बात कहना था। तो ये जो जस्टिस ये जो जजमेंट आया, ये DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके
मतलब he was heading that judge that bench. It held that legislature has control over bureaucrats in administration of services except इन एरियाज आउटसाइड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जब भी हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, वैसे में ब्यूरोक्रेट को कौन कंट्रोल करेंगे? लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब कि जो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग क्या करेंगे? ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करना या फिर ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्शंस देंगे। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जहाँ पर आपका पॉलिसी मेकिंग की बात है, जहाँ पर रूल मेकिंग की बात आ रही है, इन तमाम चीज़ों में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर रहेगा। जहाँ पर इसके बाहर जाता है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के पास लैंड को लेकर पावर नहीं है, ठीक है, या फिर पुलिस को लेकर पावर नहीं है, तो ये सारे पावर को लेकर जब ब्यूरोक्रेटिक पावर है ये एलजी के पास रहेगा। तो चीफ जस्टिस का कहना यह था, लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ओवर एंट्री 41 शैल नॉट एक्सटेंड ओवर टू सर्विसेज रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो बोलते हैं कि जो दिल्ली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास सब पावर, सबका ब्यूरोक्रेटिक पावर गवर्नमेंट के पास है, एक्सेप्ट ये तीनों, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये किसके पास है? ये एलजी के पास, क्योंकि एलजी इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हाउएवर legislative and executive power over services such as IAS or joint cadre services which are relevant for the implementation of the policies and the vision of NCTD in terms of day-to-day administration of the region shall lie with the NCTD। तो बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCTD की जो बात है, यहाँ पर जो आपका पॉलिसी की अगर इम्प्लीमेंट करना पॉलिसी का, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट की जो भी विज़न है, जो भी प्रॉमिस लेके आए हैं, इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपका ब्यूरोक्रेसी का मदद चाहिए, वैसे में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रहेगा। तो ये अनदर जजमेंट था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन राहुल गांधी डिफेमेशन केस। आपने ये वाला सुना होगा कि राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस लगा था, बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया था, किस तरह से उनको जो एमपी स्टेटस उसको हटा दिया गया था। तो वी आर नॉट टॉकिंग दिस थिंग बिकॉज इट वाज ए पॉलिटिकल इन नेचर, वी आर टॉकिंग बिकॉज इट वाज अ वेरी हॉटली डिबेटेड टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसीलिए हमें कोई सिंपैथी गेन नहीं करना है, ना ये हमें कोई एक स्टेटमेंट बताना ही था, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ दिस, जो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, राहुल गांधी ने क्या किया था, एक बहुत ही कॉन्डसेंडिंग स्टेटमेंट दे दिया था कि सारे जो चोर होते हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सरनेम होते हैं, तो उसको लेकर मतलब उन्होंने यही बोला था कि मोदी सरनेम वाले लोग ही चोर क्यों होते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही मतलब गलत था, ये इट वाज नॉट इन ए गुड टर्म, इट वाज इन ए बैड टेस्ट, ठीक है। ये एकदम गैर ज़रूरी स्टेटमेंट होता है, इस तरह के स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं। तो ये केस एक गुजरात के एक एमएलए है जिनका सरनेम मोदी है, तो उन्होंने सूरत में एक कोर्ट के सामने जाके केस दर्ज कर दिया और जब केस का सुनवाई और सूरत के जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने बोला कि ये राहुल गांधी गिल्टी है और ये क्या है, ये डिफेमेशन केस है। तो डिफेमेशन केस में, क्रिमिनल डिफेमेशन केस में जो आपका मैक्सिमम पावर वो पनिशमेंट होता है वो कितना होता है? 2 ईयर्स होता है, ठीक है, 2 ईयर्स होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन तब होगा जब आपका बहुत सारे कैटेगरी हैं। एक एमपी डिस्क्वालीफाई करने का बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें से एक क्राइटेरिया ये है कि अगर दैट एमपी इज़ कॉन्विक्टेड, अगर उनको कोई एक जेल टर्म हुआ फॉर 2 ईयर्स और मोर, 2 ईयर्स और मोर, अगर ऐसा हुआ, वैसे में वो एमपी क्या करेगा, अपना जो आपका एमपी का स्टेटस है, जो अपनी एमपी की जो सीट है वो आपको मतलब उनका एमपी के जो पद है वो उनसे हट जाएगा, ठीक है। अगर 2 ईयर्स और मोर अगर है तो वैसे में उनको हट जाएगा। इसमें हम लोग क्या देते हैं, राहुल गांधी को सूरत ट्रायल कोर्ट ने इनको 2 साल की सज़ा सुना दी है, तो तुरंत इनका जो एमपी का जो पोजीशन है वो हम लोग क्या देखते हैं, उनसे हट जाता है, ठीक है। तो जब ये हट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील किया कि हमारा जो केस है ये, इन्होंने पहले गुजरात हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर कोई मामला हुआ नहीं, फिर वो बात चला गया फिर कहाँ पर, आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया। अच्छा, ये जो 2 साल 2 और मोर ईयर्स की जो आपका वो होता है जेल होने से आपका एमपी का जो आपका पोजीशन वो हट जाएगा, ये एक जजमेंट आया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो लिली थॉमस केस में आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के एक सेक्शन है 8
सेक्शन 8 क्लॉज 4, ठीक है। इस सेक्शन में ये था कि इट अलाउड कॉन्विक्टेड लॉ मेकर्स टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पेंडेंसी ऑफ अपील अगेंस्ट देयर कन्विक्शन इन द हायर कोर्ट्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये बोलते हैं कि इसमें एक वो दिया था, ये जो सेक्शन है इस एक्ट के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है, उसमें ये दिया था अगर कोई जो आपका एमपी है उनके ऊपर कोई कन्विक्शन लगा, ठीक है, कन्विक्शन लगा, तो वो क्या करेंगे, इस कन्विक्शन को चैलेंज करेंगे, कहीं पे जाके अपील करेंगे, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, और अपील करेंगे तो वैसे में इनका एमपी का सीट नहीं चला जाएगा, ये ही और शी विल कंटिन्यू टू बी एन एमपी और इलेक्शन में भी लड़ सकते हैं, आराम से उनका ज़िंदगी चलता रहेगा। तो ये बोला, लिली थॉमस नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बोला कि ये जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर एमपी लोगों को मतलब जो आर्टिकल 14 में हम लोग क्या बताते हैं, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 यहाँ पर वायलेट हो रहा है, आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर एक एमपी 2 ईयर्स और मोर 2 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर उनको कन्विक्ट कर दिया गया तो उनका अपना एमपी का पोजीशन चला जाएगा। तो ये लिली थॉमस केस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। तो आपको राहुल गांधी के बारे में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में लिली थॉमस केस के बारे में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जब सूरत ट्रायल कोर्ट के केस गुजरात हाई कोर्ट में गया, गुजरात हाई कोर्ट से भी कुछ काम नहीं हो, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो अभी इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। Stating that the trial court in Surat had not given reasons for awarding the maximum punishment for 2 years। तो क्रिमिनल पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं, क्रिमिनल पनिशमेंट में 2 इयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, ठीक है। तो जब ये सूरत ट्रायल कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाया, ये रीज़न नहीं दिया क्यों 2 साल का सज़ा था, ये नहीं था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनको सिर्फ राहुल गांधी को सस्पेंड करना था, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से हटाना था, बहुत सारे लोग का ऐसा कहना था। लेकिन क्योंकि सूरत कोर्ट ने अपने रीज़न दिया नहीं कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया गया, तो कुछ तो रीज़न होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी यही बोला कि क्योंकि सूरत कोर्ट ने ये अपना रीज़न नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्रिमिनल डेफेमेशन केस जो राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया है इसको लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको स्टे कर देते हैं। बोलते हैं कि ये जो आपने जो भी रिमार्क दिया था ये अच्छा बिल्कुल नहीं था, इट वॉज बैड टेस्ट, बट हैव बीन मोर केयरफुल वाइल मेकिंग द पब्लिक स्पीच। तो आप जब भी इस तरह की स्पीच देते हैं आपको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सूरत कोर्ट ने जो डिस्क्वालीफाई किया, द बेंच एडेड दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग डिस्क्वालीफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द कन्विक्शन वुड नॉट ओनली अफेक्ट द राइट ऑफ द एपेलेंट टू कंटिन्यू इन पब्लिक लाइफ बट ऑल्सो अफेक्ट द राइट टू इलेक्टोरेट। तो अब अगर मान लीजिए कि वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं राहुल गांधी, वायनाड केरला में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वायनाड, वहाँ से आते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए कि 5 लाख लोगों ने उनको वोट देके जिताया है। तो अगर आप राहुल गांधी एक एमपी को इस तरह से सस्पेंड करते हैं विद अवॉर्डिंग द मैक्सिमम क्रिमिनल पनिशमेंट कर देने के बाद उनको सस्पेंड कर देते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उनका तो राइट टू एमपी, उनको तो पार्लियामेंट में जाने का हक तो आप उनको छीन ही लेते हैं। उसके साथ ये जो 5 लाख लोग जो इनको चुन के भेजा है, वो जो 5 लाख लोगों की जो एस्पिरेशन है उसको भी आप अफेक्ट करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये स्टे कर देते हैं। द डिसीजन बाय द जस्टिस B.R. गवाई, P.S. नरसिम्हा, P.V. संजय कुमार which heard Gandhi's plea challenging the Gujarat High Court order declining to stay the conviction paved the way for his return to लोक सभा। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था 2023 की, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स को कपल की अगर हम बात करें 6 आई थिंक ये था 6 सितंबर 2018। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, क्योंकि ये वो दिन था जब 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। क्यों, ये क्या चीज़ है 377? ये क्या है, एक सेक्शन है किसके अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, आईपीसी के अंदर सेक्शन 377 था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति सेम सेक्स करने वाले लोग, ठीक है, सेम सेक्स जो है उसको क्राइम माना जाता था। अगर लड़का कुछ इंटीमेट उसमें है, अगर लड़की अगर इंटीमेट रिलेशनशिप में है उसको क्राइम माना जाता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बाय बर्थ दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज समवन हु हैज़ इंटरेस्ट इन द सेम सेक्स।
तो ऐसे में ये तो उनकी नेचुरल चॉइस है, उनका क्या है चॉइस, तो आप क्या नहीं कर सकते, काटिल नहीं कर सकते। तो बहुत लंबे समय से इंडिया में ये डिमांड था कि ये जो 377 है आईपीसी, इसको हटा देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अननेसेसरीली क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 2018 में वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 377 क्या है आपका क्रिमिनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो यह हटा दिया। और फिर अब धीरे धीरे डिमांड होने लगा कि आपने ये तो हम लोगों ने अलाउ कर दिया, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी को आपने लीगल कर दिया, अब होमोसेक्सुअल जो कपल हैं उनको शादी करने का भी क्या मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। अब ये एक बहुत लंबे समय से डिमांड था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सुनवाई दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द सेम सेक्स कपल। तो बोलते हैं कि अभी आप लोग क्रिमिनल नहीं हैं या फिर आपको हम लोग डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन वी कैनॉट इंश्योर कि आप अभी जो है आप सेम सेक्स कपल होने के बावजूद भी आप शादी करना शुरू करें। इस पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग इस पर मंजूरी नहीं देते हैं। क्यों? इट इज़ मच अवेटेड जजमेंट द एपिक्स कोर्ट सेड दैट द राइट टू मैरिज इज़ नॉट ए फंडामेंटल वन। तो बोलते हैं शादी करने की जो राइट है ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। अगर आप देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका 6 फंडामेंटल राइट है उसमें राइट टू मैरिज तो फंडामेंटल राइट नहीं है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, ये राइट टू मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल वन। इट एडेड दैट इट कैनॉट स्ट्राइक डाउन द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि इंडिया में लॉ मेकिंग की जो पावर है, लॉ मेकिंग पावर वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है लॉ मेकिंग। तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों उसको तार तार करेंगे, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्पेशल मैरिज एक्ट के जो भी आपका वो है टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम लोग वायलेट नहीं कर सकते हैं। एंड और रीड वर्ड्स डिफरेंटली वाइल मेंटेनिंग दैट होमोसेक्सुअल इज़ नॉट एन अर्बन और एलिट कॉन्सेप्ट। तो बोलते हैं कि अगर होमोसेक्सुअल कपल को अगर हम लोग मैरिज के लिए परमिशन दे देते हैं, आप मान लीजिए जो एलिट समाज में है, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, इस तरह जो मेट्रो शहर है, हैदराबाद, मेट्रो सिटीज़ में जो लोग आपका होमोसेक्सुअल कपल रहते हैं वो लोग शादी कर पाएंगे। आप मान लीजिए जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं जिनको आज की डेट में भी होमोसेक्सुअल होने की वजह से उनको इतनी सारी जिल्लतें झेलनी पड़ती है, वो खुल के सामने भी नहीं आ पाते, बावजूद इसके कि होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ऐसे में जो अपना आइडेंटिटी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए शादी करने की सपना तो सपना ही है। तो ऐसे में सिर्फ ये ऐसा तो है नहीं कि ये इलिट राइट है, सिर्फ अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के ही राइट है। अगर ये हम जो है सेम सेक्स मैरिज के अलाउ कर भी देते हैं, ये सिर्फ इलिट समाज में ही रह जाएगा। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पहले सारे जो आपका होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है उनके हर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है आपका एम्पावर्ड हो, ताकि सबको ये होमोसेक्सुअल मैरिज जब भी लीगलाइज कर दिया जाए तब उसकी बेनिफिट सबको मिले। तो ये ज़रूरी है कि आप इलिट फिनोमेना नहीं हैं, आपको हर किसी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। द फोकस ऑफ द पेटिशंस वाज द जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, ए सेक्युलर लेजिस्लेशन डिजाइंड टू फैसिलिटेट इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस। तो बोलते हैं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये अभी डील कर रहा है इन सब चीज़ों को। अपने जजमेंट में चीफ जस्टिस ने बोला है कि ही एम्फसाइज दैट लेबलिंग मैरिज एज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एक्यूरेट। बोला है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आप अभी जो मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है वही एकदम फिक्स्ड है, ऐसा ही होगा, एक मेन और वुमेन के बीच में ही होगा, लेकिन इट इज़ नॉट द कंडीसिव टाइम, ठीक है। इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट मैरिज इज ए स्टेटिक एंड अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये चेंज मैरिज में भी चेंज होगा, मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ एक लड़का एक लड़की के बीच में ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें इवॉल्व होने की संभावनाएँ होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका सबसे मच अवेटेड जो आपका जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आपको याद होगा अगस्त 5 2019, आई रिमेंबर दिस डे वेरी विविडली बिकॉज ये वो दिन था जब मैं आई चेकअप के लिए गया था। तो जब आई चेकअप करवा रहा था तब टीवी में न्यूज़ आ रहा था कि जो JNK की जो आपका स्पेशल स्टेटस है उसको हटा दिया गया। तो अगस्त 5 2019 ये वो दिन था जहाँ पर JNK एक स्टेट था जिनके पास कुछ स्पेशल राइट था अंडर आर्टिकल 370, अंडर आर्टिकल 35A, ठीक है। वहाँ पर जो है आपका कश्मीरी लोग कश्मीर के बाहर जो है शादी नहीं करते हैं अमूमन, उस वक्त ऐसा था। बाहर के कश्मीर की लड़कियाँ जो गर्ल्स हैं अगर वो लोग कश्मीर के बाहर शादी करते हैं तो वो लोग जो आपका प्रॉपर्टी राइट है वो खो देते हैं। उसके अलावा कश्मीर में कोई भी बाहर साइड के लोग
कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। ये सारे चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना पिनल कोड था, जैसे इंडियन पिनल कोड है, वहाँ पर रणबीर पिनल कोड था, ठीक है, आरपीसी था। उसके अलावा उनका खुद का वो था, मतलब आई थिंक हाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब आर्टिकल 370 को हटाएगा ऑन 5 अगस्त, ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पूरे कश्मीर में मिलिट्री को भेजा गया ताकि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर को वो ना करें, वायलेट ना करें, इस जो इंडिया की जो आपका सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी है उसको ख़तरे में ना डाले। इसके लेकर वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि आपका पूरा जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको पूरा डिसरप्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो आपका नेटवर्क है, जो आपका इंटरनेट है, उसको पूरी तरह से काट दिया जाता है। लोग पूरी दुनिया से बेखबर रहते हैं फॉर मेनी लॉन्ग टाइम। जो वहाँ के जो आपका लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, ठीक ना। तो ये सारे चीज़ें हो रहा था। तो लोगों ने जब ये हुआ 5 अगस्त की जो इंसिडेंट हुआ 370 को हटाने का, उसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, ठीक है, जो सस्पेंड किया 370 को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसको चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आया, 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। 2019 से लेकर 2023 तक तो फाइनली इन्होंने अपना जजमेंट दिया। इन्होंने बोला कि जो विच गेव जो चीफ जस्टिस है वो भी इस बेंच का बहुत हिस्सा थे। ये एक 5 जज बेंच थे। तो इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन था इट वाज लीगल, ठीक है, इट वाज नॉट अनजस्टिफाइड। लेकिन एक चीज़ इनको नहीं करना चाहिए था, ये एक JNK एक स्टेट था, ठीक है, इनके जो स्टेटहुड है उससे उनको छीन के इनको एक UT बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो JNK का जो स्टेटहुड है उसको क्या किया जाए, वापस कर दिया जाए। उनके जो स्टेटहुड है उसको रिवाइव किया जाए, और कब किया जाए, एज सुन एज पॉसिबल। तो उन्होंने कोई एक टाइमलाइन नहीं दिया है। द बेंच pronounced 3 judgments, one by the Chief Justice for himself and Justices Gawai and Suryakant, a concurrent judgment by Justice Kaul, and a third by Justice Khanna concurring with the other 2 rulings। तो ये सारे हम लोग देखते हैं कि जो आपका आर्टिकल 370 का जो रूलिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया को जो डिसीजन था उसको हम लोग क्या देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, जस्टिफाई करते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जल्लीकट्टू को लेकर। जल्लीकट्टू एक इवेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट अलाउस जल्लीकट्टू। तो अगर हम देखते हैं तमिलनाडु कर्नाटका में बुल होता है, जो आपका बुल होता है उसके साथ लोगों का फाइट होता है, और बुल लोगों को चेज करते रहता है और ये लोग भागते रहते हैं, और जो आखिरी तक खड़ा रहेगा वो विनर है। इस तरह से आपने एक मूवी भी है जल्लीकट्टू, एक मूवी भी है, केरला बनाया गया था, मलयालम में बनाया गया था, आप देख सकते हैं। तो जल्लीकट्टू वो लोग बोलते हैं कि ये एनिमल क्रूएल्टी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एनिमल क्रूएल्टी है और इसको रोकना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाया कि इसको बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अलाउज ऑन 18 में upheld amendments made by Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra to the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 to allow the traditional bull taming sports of Jallikattu and Kambala। तो ये जल्लीकट्टू और कंबाला जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, क्योंकि इसके अलाउ करने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र ने अपने लॉ में अमेंडमेंट लाया था। और क्यों अमेंडमेंट लाया था, बोला कि ये हमारा कल्चरल इवेंट है, इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ये एक 5 जज बेंच था कॉन्स्टिट्यूशन का, KM जोसेफ जी के द्वारा ये हेड किया जा रहा था। इन्होंने बोला कि स्टेट अमेंडमेंट्स डिड नॉट वायलेट, स्टेट की जो अमेंडमेंट जो है जल्लीकट्टू को अलाउ करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। तो ये जल्लीकट्टू के जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो सकता है। द बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिसेस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय, CT रवि कुमार, ये सारे लोग भी इसका पार्ट थे। तो ये जजमेंट था, इट सेड दैट इन इट्स 2014 जजमेंट जल्लीकट्टू वाज हेल्ड टू अट्रैक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ड्यू टू मैनर इन विच इट वाज प्रैक्टिस्ड देन। तो बोलते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। तो उन्होंने बोला था कि जो जल्लीकट्टू है उसके लिए, उसका हम लोग क्या देखते हैं, जल्लीकट्टू एनिमल क्रूएल्टी में आता है, 2014 में आता था, लेकिन अभी जो है इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि
जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2014 में जिस तरह से जल्लीकट्टू को प्रैक्टिस किया जाता था वो उस तरह की प्रैक्टिस 2023 में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसको अलाउ कर देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग ये होता है जब आदमी, इंसान, ह्यूमन बींग जो है आपका गटर में कूद जाते हैं और उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही एक क्रूएल तरीका है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ लोगों को विक्टिमाइज करने की, उनको वो करने की, क्या कहते हैं उसको, क्रिमिनल एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सोसाइटी में, उनको एकदम बहुत निचले दर्जे की ट्रीटमेंट मिलती है ना। सो टेकिंग ए ग्रीम व्यू ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सीवियर डेथ्स, सीवर में जब वो लोग गटर में उतरते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ विल हैव टू पे 30 लाख रुपीज़ कंपनसेशन टू किन, जिन लोगों की डेथ हो रही है ऐसे हालात में उनके परिवार को 30 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। और इन्होंने बोला है कि दोज हु सफर्ड परमानेंट डिसेबिलिटीज़, ये इस इवेंट की वजह से ये साफ करने के वक्त में जो जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो रहा है उनको 20 लाख रुपया की कंपनसेशन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा कोशिश करना चाहिए कि ये जो आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो लोग आपका गटर साफ़ करते हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं, ये पूरी तरह से क्या करना चाहिए, कम्प्लीटली, इट शुड बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग्स ऑफ 2023, जिसको हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारे हेडिंग्स बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। इन तमाम टॉपिक्स पे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरी ये है कि आप इन सब टॉपिक्स के थ्रू इंडिविजुअली go through करें, and if you find any doubt, any confusion, you are more than welcome to put them into the comment box so that I can respond to your queries. That shall be all for today's discussion. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.